अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपने जब हमारा पिछला चैनल देखा होगा तो आपने उसमें पाया होगा कि हमने एक बार फिर से बात शुरू की है कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि मेरे दिमाग में कंट्रीब्यूशन को लेके कुछ जिज्ञासाएं थी। जिज्ञासा इस अर्थ में कि हम जब कंट्रीब्यूट, हमारे विद्वान ने बताया कि हम जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी तरह के अज्ञान के अंधकार को मिटाना। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान यानी शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालयों में, स्कूलों में, वहाँ भी एक अजीब तरह का ज्ञान है। और वो अज्ञान क्या है, ये मैं आपको बताऊँगी। पहले अपने मेहमान से आपका परिचय करा दूँ, जो काशी से हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो हैं बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चैटर्जी। तो आपका स्वागत है इस अंक में। आनंद, आनंद। गौतम जी, जब हम अवदान की बात कर रहे थे या कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, थोड़ा-सा रेफ़रेंस हमने अपने दर्शकों को दिया कि अज्ञान यानी विद्यालयों में या स्कूलों में किस तरह का ज्ञान है। और ये एक बड़ा अजीब तरह का ज्ञान मुझे लगा। मैं भी कई वर्षों तक स्कूलों से जुड़ी रही। वो अज्ञान ऐसा था कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो माता-पिता भी, यहाँ तक कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो माता-पिता भी आते हैं और वो केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके बच्चों को कितने मार्क्स मिले, कितने अंक मिले। इस बात से उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता है कि हमारा बच्चा अगर किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो शिक्षा के साथ-साथ और क्या-क्या सीख रहा है, या सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यानी उनका उद्देश्य केवल, मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि उनका उद्देश्य वेल एजुकेटेड करना नहीं होता है, बल्कि कई अर्थों में वो वेल ट्रेन्ड चाहते हैं कि बच्चा, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, चाहे वो सोशल स्टडीज़ का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, कि वो बच्चा तुरंत प्रॉम्प्टली उसका आंसर दे। बस वो इसी बात से खुश हैं, और उनका बच्चा अबव 90% अगर मार्क्स ला रहा है, चाहे उसके में मॉरल हो या ना हो, डिसिप्लिन हो या ना हो। तो यानी इस क्षेत्र में मैंने ये पाया कि माता-पिता भी जो है, उन्हें भी ज़रूरत है कि उनकी, आजकल जो एक बड़ी भाषा प्रचलन में है काउंसलिंग, तो लोग कहते हैं काउंसलिंग, काउंसलिंग की ज़रूरत है, या इस तरीके की ज़रूरत है, उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को, हमारी टीचर शिक्षा के साथ-साथ और क्या दे रही हैं। क्योंकि इससे जब हम सोचने लगते हैं तो मुझे लगता है कि कितने प्रश्न मैं आपसे कर लूँ, तो 1 अंक में तो ये सारे प्रश्न संभव नहीं है। आप आज मुझे केवल ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में इस अज्ञान को कैसे दूर किया जाए, इस अज्ञान के अंधेरे को, कि जो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, बच्चों में आपस में भी यही कॉम्पिटिशन है कि मेरे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ बस। वो यानी विषय को भी कई बार समझते नहीं हैं। मतलब अगर लाइट की, मैग्नेटिज़्म की, या इलेक्ट्रिसिटी की, या एटम की वो डेफ़िनेशन याद कर लेते हैं। उन्हें इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि उस चीज़ को रियलाइज़ करें, समझें या आइडेंटिफ़ाई भी कर पाएँ। ये भी नहीं समझ पाते बच्चे। मेनका जी, आपका अभिनंदन कि आपने एक अच्छा विषय उठाया। ये जो वाक्य है शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञान, यह वाक्य ही अपने आप में आयरॉनिकल है। इसी को बदल के ऐसे बोला जा सकता है कि अज्ञान के क्षेत्र में हम शिक्षा कैसे लाएँ? क्योंकि अब तो वो शिक्षा का क्षेत्र ही नहीं रहा जहाँ पर अज्ञान है। जहाँ यहाँ भी पे अज्ञान है। नहीं, यहाँ पे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञान इसलिए कहा कि अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, उसने एबीसीडी सीख ली या क ख ग घ सीख लिया, तो वो कुछ तो उसको ज्ञान मिला, है ना? लेकिन क्या ज्ञान सही अर्थों में यही है कि हम अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग, टेबल्स ये सीख लें, साइंस पढ़ लें, फिज़िक्स पढ़ लें, या ज्योग्राफी पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें? तो इसलिए ज्ञान तो ये है ही है, लेकिन क्या वास्तव में ज्ञान का अर्थ केवल यही होता है कि आपके बच्चे को काउंटिंग आती है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स जो है उसने लर्न कर लिए हैं, क्या इतना ही ज्ञान है? अर्जित ज्ञान तो यही है और इसी से मार्क्स मिलेंगे और नौकरी मिलेगी। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें और विषय को मैं थोड़ा-सा बड़ा करता जाऊँ,
तो आप देखिए बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, अब वो शिक्षा मंत्रालय नहीं है। हमारे यहाँ है मानव संसाधन मंत्रालय, यानी मानव को आप संसाधन बनाइए ना। एक आदमी को इस तरह का बनाइए कि वो बाजार में बिकने के लिए तैयार, वे कंज्यूमर। तो ऐसे में ज्ञान, शिक्षा, इसकी बात ही चली गई ना। मानव संसाधन मंत्रालय को आप बदल नहीं सकती, फिर से शिक्षा मंत्रालय में आप बदल नहीं सकती। मानव संसाधन मंत्रालय में मानव को संसाधन बनाया जाएगा और आदमी अपने आप को इस तरह से तैयार करेगा कि बाजार में बिके। बस सीधा सरल सी चीज। लेकिन क्या जब शिक्षा मंत्रालय था तब क्या ये ठीक था? हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं विषय को समझने के लिए, उसके पॉइंट पर आने के लिए विषय को थोड़ा समझ रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जो 200 साल में एक शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, जिसकी चर्चा बार बार होती है, मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो आज जो बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आ रही है। तो क्या देश जो आजाद हुआ, पिछला 70 साल बीता, उसमें क्या किसी ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा? इसमें कंट्रीब्यूशन इस स्तर का हुआ है कि पहले आपको शायद जानकारी हो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा नहीं होती। ठीक है, उसके भी पहले साइंस और ह्यूमैनिटी यानी कि मानविकी, इसकी पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं होती, सॉरी अंग्रेजी में होती थी, हिंदी में नहीं होती। तो मालवीय जी जब देश आजाद नहीं था तभी उन्होंने कहा था बीएचयू बनाने के बाद कि जब देश आजाद होगा तो मानविकी और विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो उनका निधन 1946 में हुआ था, फिर देश आजाद हुआ और फिर जब संविधान बना तो ये बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में लागू किया गया। एक हिंदी सेल बना और हिंदी सेल में क्या हुआ कि जो फिजिक्स की किताबें इंग्लिश में थी उसका हिंदी अनुवाद किया गया, प्रकाशित किया गया वो हिंदी सेल के द्वारा, और बहुत कम मूल्यों पर बेचने के लिए काउंटर बना। बल्कि जैसे मेरे पास कई किताबें हैं, 10 रुपए की क्वांटम फिजिक्स की किताबें, इतनी मोटी सी जल्द हिंदी में। अब हिंदी सेल, उसमें सबसे पहले जो उनके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नंदलाल जी थे, तो मेरे सामने की बात हुई रमाकांत पांडे जी। अब हिंदी सेल को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया बीएचयू में कि ये साइंस की चीज है, साइंस वाले चाहते थे साइंस में रहे, हिंदी वाले चाहते थे हिंदी में रहे। तो हिंदी विभाग के ऊपर आज भी वो है और बहुत लोगों को नहीं पता ये बात। तो मालवीय जी का एक कंट्रीब्यूशन था कि भारत में मानविकी और विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में। फिर हमारे यहाँ सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे वी केसकर। केसकर साहब जो थे वो शास्त्रीय संगीत के व्यक्ति, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि स्कूलों में बच्चों के लिए संगीत भी एक विषय होता। फिर वो स्कूल में गया, फिर कॉलेज में गया, फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती। आज जो लोग बी न्यूज एम न्यूज करते हैं, और आज ये स्थिति है कि देश में 3-3 संगीत के विश्वविद्यालय हैं। लोग संगीत के प्रोफेसर बनते हैं और अच्छी अच्छी रकम अर्जित करते हैं। आपके ग्वालियर में, लखनऊ में और खैरागढ़ में संगीत के विश्वविद्यालय है ना। लखनऊ में नॉरिस कॉलेज था, वो कॉलेज संगीत के विश्वविद्यालय में बदल गया। अब जो प्रोफेसर होता है, अब तो बीबीएसएमयू का बीपीएमपी हो गया है, ताकि ड्रामा भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में माना जाए, म्यूजिक भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो मैंने बताया मालवीय जी का ये कंट्रीब्यूशन हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, भले वो आगे नहीं चल पाया। और जब हम लोग बीएससी पढ़ते थे तो उसमें फिजिक्स की किताब 2 चलती थी, एक अमेरिकन राइटर की और इंडियन राइटर। अमेरिकन राइटर की चलती थी तो लोगों को समझ में नहीं आता था,
है ना। फिर इंडियन राइटर चलती थी, तो फिर मैं इंडियन राइटर्स की फिजिक्स लेकर बीएससी पार्ट 3 में था, तो पार्ट 1 के बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि उनको रेसनिक हॉलिडे जो अमेरिकन इंग्लिश का था वो समझ में नहीं आता था और पास भी होना था। तो मैं ब्रिजलाल सुब्रमण्यम का फिजिक्स इंडियन राइटर का वो मैं पढ़ाता था रेसनिक हॉलिडे हो गया। तो हिंदी में ये मानविकी और साइंस की पढ़ाई फिर नहीं चल पाई। संगीत क्यों चल पाया? क्योंकि उसको फिर पैसे से जोड़ा गया। आज विश्वविद्यालय में जहाँ संगीत विश्वविद्यालय नहीं है और संगीत की पढ़ाई है, वहाँ भी एक प्रोफेसर 30 साल तक कुछ राग को ही बार बार सिखाता रहता है। अभी कुछ राग नहीं है। अब वहां पर मान लीजिए कोर्स में आप 4 साल का रिन्यूज कर रहे हैं, आपको खैर 4+1 हो गया। 3 साल का पहले बीए 2 साल के में होता था, अब 4 साल का बी और 1 साल के में। तो 3 साल का जो रिन्यूज होता था म्यूजिक पढ़ने के लिए आए, उसको एक ही साल में 30 राग जानने होते विद्यार्थी को। एक साल में 30 राग, चलिए कम कर देते हैं, 20 राग कर देते हैं। गंगूबाई हंगल से मैंने इंटरव्यू किया था, बातचीत की थी। उनको 12 साल तक एक ही राग सिखाया गया था, गुरुकुल परंपरा, भैरवी। तो एक गुरुकुल परंपरा होती है और जहाँ पर एक राग सिखाया जाता है, उसमें पक्का होता है, और आज हम लोग गंगूबाई हंगल को जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो मानव संसाधन मंत्रालय का शिक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी 12 राग 20 राग सीखता, एक भी राग नहीं जानता, वो व्यक्ति कलाकार नहीं होता, पूरा देश नहीं जानता है। किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए किसी भी लड़के लड़की को पीछे 70 सालों से कोई नहीं जानता है ना। जबकि तबला जो सीखा है, अगर वो सामता प्रसाद मिश्र जी से सीखा है या लड़का खान साहब से सीखा है या किशोरी अमोनकर से गाना सीखा है, उसको लोग जानते हैं। तो जहाँ पर पैसा है, मानव संसाधन मंत्रालय है, वहां लोग क्यों जा रहे हैं? वो गायक होने नहीं जा रहे, कलाकार होने नहीं जा रहे, पैसा कमाने जा रहे हैं। और जो कलाकार हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं, गुरुकुल से पढ़े, वो बहुत अच्छे गायक, तो वो एक प्रोग्राम करते हैं, तो उनको पहले 30,000 मिलता था, फिर 1 लाख या 2 लाख मिलने लगा, ऐसे होता था। तो वो कला की साधना करते थे। अब उसमें भी क्या स्खलन हुआ है कि वो ज्यादा से ज्यादा कलाकार आज भारतवर्ष में ट्यूशन से काम चला रहे हैं, प्रजीवन चला रहे हैं पूरे देश, क्योंकि प्रोग्राम पर आश्रित रह नहीं सकते कि कब प्रोग्राम मिलेगा। तो वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसी से उनको हर महीने पैसा मिलता रहता है। ट्यूशन में गाना सिखाते हैं, ध्रुपद सिखा रहे हैं, ख्याल सिखा रहे हैं, लोग सीखते हैं। यहाँ तक कि कई शहरों में ऐसा भी हो गया है कि जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां पढ़ने गए, जहाँ पर उनको प्रोफेसर होना है पैसा कमाने के लिए, वो भी व्यक्तिगत रूप से किसी से सीख रहे हैं और एग्जाम कॉलेज में दे रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बन गया है, वैसे संगीत के भी माफिया हो गए। वो सिखाते हैं और वहां से पैसा लेते हैं। ये विद्यार्थी जो भी पैसा पाएगा मानव संसाधन मंत्रालय से, उससे पहले उससे वो माफिया ही मैक्सिमम पैसा ले ले रहा है, ताकि वो उसको मार्क्स है, उसको किसी तरह से मार्क्स चाहिए संगीत में। हमें संगीत एक उदाहरण देखे शुरू से चल रहा है। अब वो जब म्यूज कर लिया, फिर पीएचडी, क्योंकि वो अपने टीचर को देख रहा है कि वो अपने गुण के कारण प्रोफेसर नहीं हुआ है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज में क्या हो गया है कि आपको आपके गुण के कारण नौकरी नहीं मिल रही है, गुण में कुछ और गुण जोड़ दिया गया है यूजीसी से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। तो वहां पर क्या हो गया कि एपीआई मार्क्स जुड़ गया। एपीआई मार्क्स का मतलब होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। जैसे कि आपके कितने रिसर्च पेपर्स छपे हैं रिसर्च जर्नल्स में, आपके आईएसबीएन या आईएसएन वाले किस पत्रिका में छपे हैं, किस किताब में छपे, आपकी कोई किताब छपी है कि नहीं, आपने कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है कि नहीं, इसका मार्क्स जुड़ेगा आपके बीए एमए पीएचडी की पढ़ाई के साथ। आपने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, ठीक, कोई मतलब नहीं है। आपने बीएड किया है, कोई मतलब नहीं है। एपीआई मार्क्स जुड़ता है कि नहीं, और वो ज्यादा होता है आपके इसके मार्क्स की तुलना में। एपीआई मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके 3 पेपर छपे हैं, एक किताब छपी है और 2-3 सेमिनार आपने किया, तो वो मार्क्स आपकी इस पढ़ाई से ज्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट देख रहा है कि मेरा टीचर, मेरा जो प्रोफेसर है वो ऐसे हुआ है,
वो जब पढ़ाई कर रहा है तभी किताब छपवा लेता है, पीएचडी करने से पहले ही, नेट जेआरएफ करने से पहले ही। और जब उसकी इस जिसको कहा जाए कि उसकी नीड के लिए हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं खुल गई हैं। ये पीछे 20-25 सालों की बात बता रहे हैं, जिसको आपको सेमिनार का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आप पैसा भेज दीजिए, आपका सेमिनार का सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। आप पैसा भेज दीजिए, उनके जर्नल में छप जाएगा, जर्नल पहुंच जाएगा। आपको मार्क्स से ही मतलब है ना, आपको सेमिनार में आने की जरूरत नहीं किसी दूसरे शहर में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप खाली पैसा देते रहिए, जर्नल में आपका लेख छप जाएगा, सेमिनार का आपको मिल जाएगा। ऐसे प्रकाशक आ गए हैं जो आप किताब आपसे पैसा लेके छाप देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब बीपीआई बढ़ जाएगा तो आप प्रोफेसर हो जाएंगे। नहीं फिर तो जब आप, किताब कैसे छप जाएगी जब तक हम अपना जो है भेजेंगे नहीं थीसिस या जो भी लिखा हो आर्टिकल उस पे। बता तो रही हूँ, बता रहे हैं, अभी पूरा दृश्य देखते जाइए। अभी वो लेक्चरर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, अब जब उसको पैसा मिलने लगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर से उसको एसोसिएट प्रोफेसर होना है, फिर किताब आपको दिखाना होगा एपीआई में। तो वो क्या करता है, पैसा मिल ही रहा है, वो 2-3 कॉम्पोजिटर बैठा देता है, 4-5 किताबें बोल देता है कि यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये ले लो। और वो उसको लेकर के पब्लिशर भी आ गए हैं नए, कि पहले होता था कोई लेखक है, उसकी कोई किताब पब्लिशर छापता था और उसको फिर रॉयल्टी भी मिलती। अब वो पब्लिशर अब किसी के लेखक की छापता नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर पैसा देके खुद ही छपवा रहे हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है। तो पब्लिशर को भी फायदा हो गया। ठीक है, अब प्रोफेसर क्या कर रहा है, तो तनख्वाह मिल रहा है, उससे अपनी किताब छाप ला रहे हो। अब आप देखिए, पहले पूरी जनसंख्या के 6% लेखक होते थे भारतवर्ष, ये 16% हुए निर्मल वर्मा के समय तक। अब विश्वविद्यालय में 100% लेखक है, एक विश्वविद्यालय में 100% लेखक है, क्योंकि सबको प्रोफेसर है बनना है, सब लोग पैसा देके किताब छपवा रहे हैं, लेखक हो जा रहे हैं। इस तरह से पिछले 30 सालों से हमारे यहाँ यूजीसी और ये सारा चीजों का खेल और ये चल रहा है। अब इसको क्वालिटी आप ढूंढ नहीं सकते हैं। जो स्टूडेंट है उसको भी प्रोफेसर होना है, जो प्रोफेसर है उसको 1 साल में ही 30 लाख या 20 लाख सिखा रहे हैं, यानी गुण कहीं भी नहीं आएगा। इससे वो कलाकार हो नहीं पा रहे, इससे देश जा नहीं पा रहा है। प्रोफेसर हो रहे हैं, तो वो प्रोफेसर हो रहे हैं जिसको संगीत का कुछ नहीं आता, मास कम्युनिकेशन का कुछ नहीं आता, हिंदी साहित्य का कुछ नहीं आता, लेकिन 1 लाख से 2 लाख तक हर महीने मिल रहा है। और वो जो 1 लाख से 2 लाख मिल रहा है, वो आम जनता का पैसा है जो दिन भर मेहनत करके रोजगार करती है और टैक्स देती है, टैक्स पे पैसा है। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञान को, आपके विषय को मैंने एकदम बढ़ा के दिया। साथ साथ अब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, मालवीय जी का कंट्रीब्यूशन, केसकर साहब का कंट्रीब्यूशन। ऐसे में कंट्रीब्यूशन कैसे हो, कंट्रीब्यूशन कोई स्थिति नहीं रह गई ना। कंट्रीब्यूशन की स्थिति, उसमें भी जाकर के हम रास्ते ऐसे बना, नहीं ये मैं इसमें एक तो उदाहरण मतलब दे रहा हूँ। इसमें तो ये हो गया अभी जो आपने बताया, तो मेरी तो कहना चाहिए आंखें खुली रह गई। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब हो गया ये तो, जो कहा जाए कि पूरा पूरा, तो ये मैं शुरुआत 30 कहाँ साल से की होगी? बात कर रहा हूँ। ये 30 साल से भारत के मानव संसाधन मंत्रालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज के स्तर पर जो कुछ भी है, ये 30 साल का तथ्य मैंने बताया है और सब इसको जानते हैं, एक्सेप्टेड है। मतलब गवर्नमेंट जहां भी जानती होगी, पैसा हो, गवर्नमेंट जानती है कि हाँ, ऐसा चल रहा है। यूजीसी तो गवर्नमेंट की संस्था है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो मतलब तो मैंने इस पर, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट का काम होता है ध्यान दिलाना। जब मैंने ध्यान दिलाया और वो पूरी कटिंग यूजीसी भेजी गई, तो यूजीसी ने पूरी लिस्ट निकाल दी, और वो जितनी भी पत्रिकाएं आई थी फ्रॉड के रूप में जो पैसा लेके छापती थी, उनको बंद कर दिया। अब आप देखिए यूजीसी की तरफ से क्या हुआ, मेरे लेख पर ऐसा हुआ। उन्होंने एक लिस्ट निकाल दी कि इस बस इन्हीं में छपने पर आपका मार्क्स ऐड होगा। अब उसमें भी एक चालाकी ये की गई, जो कई सचमुच की अच्छी पत्रिकाएं थी, जैसे कि काशी विश्वविद्यालय की पत्रिका प्रज्ञा, बहुत पुरानी पत्रिका है, वो उसको लिस्ट में नहीं है। अब लिस्ट में ऐसी पत्रिकाएं हैं जो यूजीसी के अधिकारियों के परिचित है, तो मैंने एक बुराई को खत्म करने के लिए दूसरी बुराई ला दी। या ऐसे कहें कि कीचड़ में अगर दोनों पांव हैं, तो उसमें पहला पैर धो के फिर दूसरा पैर धोएंगे तो पहला पांव फिर से कीचड़ में, है ना। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये हुआ कि हमने वो दिन देखे हैं जब जिन क्षेत्रों में पैसा नहीं था,
वो क्षेत्र अतुलनीय होता था। जैसे शिक्षा, जैसे पत्रकारिता, दोनों ही लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में जब पत्रकार बहुत सुखी नहीं हुआ करते थे, उस समय के सारे अखबार देश के आदर्श अखबार हुआ करते थे। उस समय के सारे शिक्षक आदर्श शिक्षक हुआ करते थे। दोनों ही क्षेत्र में पैसा गया, दोनों ही में अवमूल्यन, यानी बाहरी मूल्य बढ़ता है तो भीतरी मूल्य में ह्रास होता ही है। तो आप देखिए पत्रकारिता में आज कोई न्यूज़पेपर को आप आदर्श नहीं कह सकते, किसी भी टीचर को आदर्श नहीं कह सकते। जहां पर गांधी जी जैसे, मालवीय जी जैसे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे या और बहुत सारे शिक्षक थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे क्या हो सकता है। कंट्रीब्यूशन तो यही हुआ कि मैंने ध्यान दिलाया यूनिवर्सिटी का कि ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर ये पर तो आपने इतना खेल। इतना जो बताया, आप कंट्रीब्यूशन पे आप बताएँगे कैसे होगा, पर इतना सुनने के बाद तो मैं बहुत निराश हो गई, बहुत हताश हो गई। मतलब कि ऐसा लगने लगा कि अंधेरा ही अंधेरा है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि इस अज्ञान के अंधेरे में कंट्रीब्यूशन कोई व्यक्ति कैसे करे। ये सवाल अब जाके स्पेसिफिक और प्रिसाइज हुँ। और पर्टिनेंट क्वेश्चन होगा। अब ये तो अब व्यक्ति को मुझे तो जानने के बाद रास्ता ही नहीं दिख रहा ना, मुझे तो लग रहा है कि वही कहना चाहिए कि कीचड़ को कीचड़ से धोया ही नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब वही बिल्कुल। लगने लगा कि सब जगह कीचड़ ही है, तो हम कीचड़ को किससे धोएँगे? पानी अब हर में मैं हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ इसी में। अब इसमें से जैसे क्या होता है ना, कोई हवाई जहाज है और उसके सारी तरफ धुंध हो गया है और उसको अब उतरने का कोई रास्ता नहीं है, रडार से जो है इसका कनेक्शन खत्म हो गया है। तो उसने अनाउंस भी कर दिया है कि अब हम लोग नहीं कुछ कर सकते, ईश्वर ही कुछ कर सकता है। मैंने पायलट ने घोषणा कर दी बहुत देर तक चक्कर काटने के बाद, और सब पैसेंजर्स जान गए कि अब हम लोग नहीं बचने वाले। उसमें 2 पायलट हैं, उसमें एक पायलट ने हमेशा से इस कोहरे में अपना ध्यान रखा हुआ है, जबकि उसको कुछ नहीं दिख रहा है, और अचानक उसमें से हल्का-सा बिंदु की तरह से कुछ रास्ता दिखता है कोहरे में, उसमें वो लैंड कर देता है और सब लोग बच जाते हैं। इस तरीके से अगर कोई ध्यान दे तो इसी में से कंट्रीब्यूशन और ये अज्ञान ऐसे ही हट सकता है, तो हल्का-सा चीज़ ही लाइट बन सकता है और सारा अंधेरा हट सकता है। अब मैं उसी छोटे-छोटे चीज़ों का उदाहरण देने जा रहा हूँ संक्षेप में। तो पत्रकारिता में एक चीज़ और होती है, कला की समीक्षा, संगीत की समीक्षा, नाटक की समीक्षा, ये एक टेक्निकल साइड है, ये कोई भी नहीं कर सकता, है ना? जैसे मान लीजिए मैं ही गया हूँ, अब मुझे पता ही नहीं कि राग दरबारी हो कौन, या वो गा ही क्या रही हैं, मुझे पता ही नहीं है, कौन-सा ताल चल रहा है, मैं लिखूँगा कैसे, रिव्यू कैसे करूँगा? ऐसे खेल की समीक्षा टेक्निकल एरिया है ना, मुझे पता ही नहीं मिड विकेट क्या होता है। तो पत्रकारों के साथ ये रहा है, पहले संगीत की जब समीक्षा बनारस में होती थी, तो कोई भी आदमी जो संगीत जानकार व्यक्ति उससे बाहर से लिखवा लेते थे और ₹25 दे देते थे। उस ज़माने में ये काफ़ी होता था। आज अखबार में हमारे पास भी ₹25 का मनी ऑर्डर आया था और बहुत बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार लगा था उस समय। तो ये करते थे, और अखबार में संगीत की समीक्षा के लिए तनख्वाह में नौकरी नहीं मिलती थी किसी को। ठीक है? मैं पहला व्यक्ति हुआ भारतवर्ष का, किसी भी भाषा का, जो सैलरी लेके आर्ट रिव्यू लिखने लगा, और ऐसा मैंने 25 साल तक किया। मेरे से पहले कभी नहीं हुआ, मेरे बाद आज भी नहीं है। ठीक है? तो ये कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मैंने इसलिए किया कि ये भी एक बड़ा-सा विषय है, अखबार के लोग इसको समझें। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी को इसीलिए सैलरी दी जाए कि वो सिर्फ़ ड्रामा, म्यूज़िक ये सब पे रिव्यू करे। लेकिन मैं कांस्टेंट सिर्फ़ यही एक चीज़ की। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये देखा, नौकरी छोड़ने के बाद, जब मैंने ये देखा और पाया कि ये आर्ट क्रिटिसिज्म का लेवल, मैंने जो लिखा है एक लेवल सेट किया, एक उदाहरण सेट किया, लेकिन कोई किसी ने इसको सीखा नहीं। एक म्यूजिक का रिव्यू कैसे किया जाना चाहिए, पेंटिंग का रिव्यू कैसे, किसी ने सीखा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन। तो जब मैं विश्वविद्यालयों में, संगीत विश्वविद्यालयों में या संगीत कॉलेजेस में पढ़ाने लेक्चर देने जाता था, तो कई कुलपतियों ने मुझे बुलाया, सिर्फ आर्ट क्रिटिक को, म्यूजिक क्रिटिक को ही, जब मैं दी हिंदू में म्यूजिक पर लिखता रेगुलर, तो लखनऊ में म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी नरेंद्र नाथ हर जी थे, वो मुझे जानते थे, उन्होंने बुलाया, और भी 2-3 और लोगों को ही बुलाया म्यूजिक। फिर बनारस यूनिवर्सिटी में भी म्यूजिक कॉलेज में उनको बुलाया। दोनों जगहों पर मैंने कहा कि अखबार में
अखबार से कोई कलाकार क्यों उम्मीद करता है कि उसने आज गाना परफॉर्म किया, गाना गाया और कल अखबार में उसके बारे में कुछ अच्छा लिखा, है ना? कोई ड्रामा करता है, वो अगले दिन अखबार देखते हैं, मेरा नाम छपा कि मेरी प्रशंसा होगी। क्यों उम्मीद करता है? फिर उनको मैंने बताया कि उम्मीद इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अखबार में जो बेचारा रिपोर्टर रोडवेज देखता है, पावर हाउस देखता है, जल संस्था देखता है, उसी को कहा जाता है तुम चले जाना वहां भी संगीत के भी कार्यक्रम में। अब वो बेचारा जाकर के बोलता है कुछ लिखवा दीजिए हमको, उसको पता ही नहीं संगीत के बारे में, तो विज्ञप्ति लेके आता है, फोटोग्राफर पहुंच जाता है और उसको वो किसी तरह से उसको लिख दिया जाता है। इसमें भी बहुत सारे ब्लंडर्स भी होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको आज तो ये आलम है कि रिपोर्टर जाता ही नहीं है, फोटोग्राफर जाता है, क्योंकि बिना फोटो के नहीं होगा। फोटो आ जाता है साथ में, अगर उन लोगों ने कुछ दे दिया तो लिख दिया जाता है, वरना वो भी नहीं होता है, तो फोटोग्राफ आ जाता है जसराज जी गा रहे हैं। ठीक है, इस स्थिति से कैसे उभरे, इसके लिए हमने दोनों ही जगहों पर ये बोला था, कि आप उनसे उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक व्यक्ति अब कृष्ण महाराज जी से बाकायदे 10 साल तबला सीखे फिर तबला पर रिव्यू करने जाए, ऐसा तो होगा नहीं। एक आदमी नौकरी कर रहा है, उसको 4-5 बीट दिया गया है, अखबार की भाषा में बीट कहते हैं, तो उसको ये दिया गया है, जज स्थान जाएगा, रोडवेज जाएगा, और बेचारा संगीत भी जाएगा, नाटक भी जाएगा, वो क्या करेगा? फोटोग्राफर नाटक की फोटो ले लेगा और वो नाटक की विज्ञप्ति लेके संस्था से छाप देगा। इसको मेरे क्वालिटी कैसे? तो मैंने वहां पर जाकर ये बोला था कि विद्यार्थी जो होते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी या तो परफॉर्मर होंगे या प्रोफेसर। जिनका गला अच्छा है वो परफॉर्मर होंगे बड़े होके, और जो नहीं गला अच्छा है वो पीएचडी वगैरह करके वो प्रोफेसर होंगे। एक तीसरा रास्ता भी है जो हमारे भरतपुरी के नाट्यशास्त्र में बताया गया, वो है म्यूजिक क्रिटिक होने का, आर्ट क्रिटिक होने का, जिसको इस वक्त की भाषा में संस्कृत में प्राश्निक कहते हैं। तो वो कैसे प्राश्निक, अब ये कैसे होगा कि अगर लखनऊ शहर में किशोरी अमोनकर या परवीन सुल्ताना का गाना है, तो अखबार के लोग भेजेंगे अपने लोग कवर करके आने के लिए। अब अगर भातखंडे यूनिवर्सिटी से कोई लड़की जिसने बीम्यूज किया और एमयूज किया, वो कई राग जानती है ना, उसको तो बाकायदे ट्रेनिंग मिली ही है, वो तो पत्रकार नहीं है, ताल वो जानती ही है, तो वो तो किसी भी अखबार के पत्रकार से बेटर होगी ना। वो अगर जाके हिंदुस्तान अखबार या किसी अखबार के एडिटर से मिले और बोले क्या मैं इस पर लिख सकती हूँ, बोले हाँ, फॉर एग्जाम्पल। अब वो अगले दिन जाके जब लिख के ले आएगी तो उस एडिटर को अपने रिपोर्टर की तुलना में अच्छा लगेगा, उस रिव्यू को छापेगा और कुछ पारिश्रमिक देगा, तो दूसरे अखबार के लोगों को भी लगेगा कि ये क्वालिटी इसने पढ़ी, तो हम स्पर्धा में वो भी ऐसा करेगा। तो जो परफॉर्म नहीं कर सकती विद्यार्थी, जो विद्यार्थी प्रोफेसर नहीं हो सकता, उसको लगता है कि मेरे अंदर कमी है, वो म्यूजिक क्रिटिक हो सकती है और फिर अखबार से जुड़ सकती है, वहां भी अच्छी उसको सैलरी अच्छी मिलेगी। इस तरह से म्यूजिक क्रिटिसिज्म का क्वालिटी बढ़ेगा। मेरी बात सुनते ही यहाँ प्रदीप दीक्षित जी की पराशर विश्वविद्यालय में उन्होंने तुरंत घोषणा की कि हम इनसे आग्रह करते हैं गौतम जी को लेकर के एक 15 दिन का वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि उसको तो सब पता ही है विद्यार्थी को राग ताल, बस रिव्यू लिखे कैसे ही गौतम जी 15 दिन की वर्कशॉप करवा देंगे। सेम चीज वीसी नरेंद्र नाथ धर ने वहां पर भातखंडे में बोला कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कशॉप करना पड़ेगा। सारे लड़के लड़कियां से मुझसे ही सवाल पूछ रहे थे और एडिट को छोड़ के, सर इसके लिए और क्या करें, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको रिव्यू लिखने का एक नमूना आ जाए, फिर आप ये करिए। वो भी एक एवेन्यू है। आप अगर परफॉर्मर नहीं हो सकते, अगर आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, आपका ये एवेन्यू भी है, इससे सैलरी भी बनेगी और ये भी करेंगे। ये कंट्रीब्यूट करने की दिशा में हमने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया और फिर विश्वविद्यालय में ये रास्ता दिया। अब इसको स्वीकार करना न स्वीकार करना अलग बात। तो ऐसे करके पूरे अंधेरे में उस पायलट की तरह थोड़ी रोशनी लाई जा सकती है और कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया इस विषय पर। बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक लगा मुझे कि एक चीज जो करप्ट होना शुरू हुई और होते-होते वो इस स्थिति में पहुंच गई। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बताई और जिसपे कभी लोगों का ध्यान नहीं गया कि शिक्षा विभाग को मानव संसाधन मंत्रालय बना दिया गया। तो संसाधन का अर्थ क्या हुआ? और हम भी सचमुच उसी सांचे में ढलते चले गए। मतलब इंसान भी संसाधन बनता चला गया और उसने मार्केट में अपने आप को अपना वैल्यूएशन शुरू कर दिया कि हमारी वैल्यू क्या है।
और हमें कितना चार्ज करना चाहिए। पर वो चीज़ जो आपने बताई किताब छपने वाली बात, वो तो मतलब अनबिलीवेबल। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। कई बार ये भी एक हम लोग का ज्ञान है, जिसको कहना चाहिए कि हमें ये नहीं पता कि इस स्तर पर भी जो है लोग काम करते हैं, कि पैसे दे दिए तो स आपका सेमिनार अटेंड करने का सर्टिफ़िकेट आ जाए, पैसे दे दिए तो आपकी किताब छप जाए बिना कुछ लिखे, मतलब जो कहना चाहिए आपने लेखनी उठाई भी नहीं और आपकी किताब भी छप गई। तो ये तो कहना चाहिए कि करप्शन का एकदम कीचड़ वाला महासमुद्र हो गया। महासमुद्र भी जो है कीचड़ से भरा हुआ हो गया और जिसके लिए मतलब दिमाग ऐसा लगा कि अरे आश्चर्यचकित रह गए हम कि इतने इस स्तर पे होने लगा है। तो मैं तो सच में बड़ी निराश जैसी हो गई हूँ कि यहाँ तक भी होता तो कला का कहाँ जो है रह गया स्तर। कला का स्तर भी नहीं रह गया और कला का आँकने वाला भी नहीं रह गया, जो कहते हैं पारखी। जब प्रोफ़ेसर्स ही ऐसा कर रहे हैं, जो पारखी होते हैं स्टूडेंट्स के, तो और क्या उम्मीद की जा सकती है? रियली वेरी सैड। मतलब ये जान के तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि हमारा देश, जिसको कहना चाहिए कि ये क्या कहा जाता था, कहाँ पहुँच गया है। तो सोच ही नहीं सकते थे। मतलब इसमें कुछ हो सकता है क्या? इसमें ये हो सकता है कि अभी तो मेरे ख्याल से इस अंक के लिए कम समय बचा होगा, हाँ, तो बिल्कुल। हम लोग अभी और भी बात करेंगे। तो अभी यही कह सकते हैं कोई बच्चा कुछ भी क्लास का चीज़ पढ़ रहा हो, उसके माता-पिता उसको कोई और किताबें भी पढ़ने को दें यूँ ही। जैसे उसको कहे कि ये देखो एक किताब, इसको यूँ ही पढ़ो, तुम्हारा मन करे पढ़ना, नहीं तो मत पढ़। इसका नाम है हिंद स्वराज, गांधी जी। भले ही तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम जो भी मर्ज़ी पढ़ो, लेकिन साथ में ये भी पढ़ो। फिर हिंद स्वराज दे दीजिए, किसी बच्चे को आप विवेकानंद की कोई किताब दे दीजिए, किसी को बुद्ध की कहानियाँ दे दीजिए। ये पास में ये सब देते रहिए, तो चूँकि इसमें लाइट है, ये लाइट ही इस अज्ञान को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म कर छोटे बच्चों से ये शुरू कर। आपने सुझाव तो सच में बहुत अच्छा दिया, पर तुरंत मेरे ज़हन में एक प्रश्न और आया, उसको अगले ही एपिसोड में हम हल कर पाएँगे। जो आपने ये बात कही कि माता-पिता को एक साथ में पैरेलल में एक किताब भी दें, जो हिंद स्वराज आपने कहा या विवेकानंद पे या गौतम बुद्ध पे, कोई भी बुक। पर क्या माता-पिता भी इतने अवेयर हैं? जिस तरीके से आपने इनका बताया, इसमें कहना चाहिए कि जर्नलिज़्म में और संगीत के क्षेत्र में जो आपने बताया या प्रोफ़ेसर्स की बात बताई, तो मेरे ख़्याल से स्कूली स्तर पे भी हमने बहुत सारे ऐसे गार्जियंस देखे हैं। कई गार्जियंस को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनका बच्चा किस क्लास में है, किस सेक्शन में है। ये तक भी नहीं पता होता है कि कितने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं या कितने उनके यूनिट टेस्ट होते हैं, कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल कब होते हैं। ये भी नहीं उन्हें जानकारी होती, तो हम उन ऐसे गार्जियन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ उम्मीद नहीं है। धीरे-धीरे उनके साथ अच्छी बातचीत करना, ज्ञान की बातचीत करना, उनको इंस्पायर करना। तो वो जब इंस्पायर होंगे तो अपने बच्चों को इंस्पायर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको इस अंक के दौरान आपका ध्यान अंधेरे की तरफ किया, फिर प्रकाश की ओर भी किया। क्योंकि विवेकानंद का ये कहना है कि अगर कोई सोया हुआ आदमी है, तो उसको सोए ही रहने देना चाहिए, उसको जगाना नहीं चाहिए अगर आपके पास उसके जागने के बाद कुछ देने के लिए नहीं है। है ना? तो पहले अंधेरा तो है, लेकिन प्रकाश भी अगर आपके पास है, तो फिर उसको देते जाइए, धीरे-धीरे अंधेरा खत्म हो जाए। चलिए, हम तो यही कह सकते हैं अपने दर्शकों से भी कि मित्रों, इस विषय पे ज़रूर सोचिए। मैं तो आज का एपिसोड करके सचमुच बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, दुखी हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप भी इतनी गहराई से सोचेंगे, तो मेरे ख़्याल से हर इंडिविजुअल अगर एक जो है इनिशिएटिव ले अपने आप में कि हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे, तभी कुछ हो सकता है। वैसे गौतम जी, आपने जो बताया ना, सचमुच आँखें खोल देने वाला है। और उसके लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि पहले के एपिसोड्स में मैं खुश होके कहती थी कि बहुत अच्छा जो लगा। भी मैंने बताया जो भी मैंने बताया तथ्य आधारित बताया, क्योंकि मैं अखबार में भी काम किया हूँ और विश्वविद्यालय में भी काम किया हूँ। दोनों ही सामने रख दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आपने जिस तरीके से जो है अ, आर्ट के क्षेत्र में क्रिटिसिज़्म लिखना शुरू किया और लोगों को बताया कि समीक्षा कैसे लिखी जा सकती है,
हम उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में आप ऐसी कुछ राह दिखाएँगे, जिससे मेरे हताश, निराश मन को थोड़ा-सा सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा और हमारे दर्शकों को भी। आज आपने जो बताया उसके लिए शुक्रिया कैसे कहूँ हाँ, पर फिर भी आपने आँखें खोल दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया गौतम जी। अगले अंक में फिर मिलते हैं इसी विषय के साथ। आनंद आनंद।